नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में बीती रात 3 मंजिला फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद पूरी फैक्ट्री ढह गई। इस हादसे में करीब 12 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। डीसीपी ने इसकी पुष्टि की है, जबकि 2 अन्य लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा जा चुका है। कुछ और लोग भी दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए देर रात तक राहत और बचाव का काम चलता रहा। इसी इलाके में कुछ दिन पहले अवैध फैक्ट्रियों की सीलिंग भी हुई थी। इस फैक्ट्री के आसपास की भी कुछ इमारतों को सील किया गया था, लेकिन यह फैक्ट्री अभी भी चल रही थी। ये बड़ा हादसा दिल्ली के मोती नगर इलाके में हुआ है, जहां पर कंप्रेसर फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों की दबे होने की खबर है। कुछ लोगों को निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इसके इलाके में पहले भी इस तरह की फैक्ट्री चल रही थी, जिसको सील कर दिया गया था, लेकिन ये फैक्ट्री अब भी चल रही थी। मेरा भानोई, मेरी बहन और ये साथ में एक फैक्ट्री में ही काम करते थे, पंखे का सर। अच्छा। तो वहाँ पे ये बता रहे हैं सिलेंडर फटा है और साथ में छोटा बच्चा था 5 साल का, वो घर में नहीं रुकता था, वो माँ के साथ ही था। अच्छा। तो सर भानोई और मेरा भांजा डेथ हो चुकी है और बहन को अभी सफदरजंग में एक्सरे कराने भेजे। हमें अभी टीवी में न्यूज़ देखे सर, तब पता चला। बाकी घर में ना पहुंचने की वजह से भी ढूंढ रहे थे और हलचल भी, तो हम लोग वहाँ आए तो मतलब काफ़ी भीड़ थी वहाँ, किसी ने जाने नहीं दिया। फिर हमने यहाँ अस्पताल में आए तो फिर मतलब भीड़ में चेहरा पहचानेंगे। अभी काम पर से घर गए, मैंने कहा बच्चे के लगे होके आई। फैक्ट्री में गई तो लड़का हमें नहीं मिला था, तो मैं घर चली गई। घर से जैसे वह पहुंची वैसे पता लगे कि घर सिलेंडर फट गया। अरे मेरे बाबू का पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजो, मुझे दिलाए। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। फसलों पर बर्फ जमी पड़ी हुई है। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। और सचिन शर्मा जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, और हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर ठंड से किस तरह के हालात हैं। और सचिन, ये बताइए कि वहां पे सर्दी का सितम लगातार जारी है। सबसे बड़ी चीज है कि किसानों की फसलों पे इसका बुरा असर पड़ा है। क्या अपडेट है? देखिए माजिद, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और खास करके पूरा प्रदेश जो है वो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, उससे जहां न एक और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, बल्कि जो किसान है उसके साथ बड़ी जो है मैं कहूंगा कि बेइंसाफी हो रही है। क्योंकि एक तरफ जहां उसकी फसलें, जो रबी की फसलें हैं वो तैयार थीं, लेकिन पाले की जो मार इन फसलों पर पड़ी है, उन फसलों पर जो बर्फ जमी है, उससे जो फसलें थी वो चौपट हो गई हैं। खास करके गेहूं, चना, टमाटर, बैंगन, पपीता सहित ऐसी अनेक फसलें हैं जिनसे किसानों को अच्छी आय होने की उम्मीद थी इस बार, लेकिन इन फसलों पर जिस तरह से कोहरे और पाले की जो मार पड़ी, उसकी वजह से इस समय प्रदेश में 40% से ज्यादा जो किसान हैं वो इस मार को झेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं यातायात की, तो जिस तरह से प्रदेश में कोहरे का जो एक आवरण जो है बना हुआ है पूरे आकाश में, तो उसकी वजह से जो हवाई यातायात है, खास करके जो फ्लाइट्स हैं वो काफी डिले हो रही हैं। इसके अलावा कल भी जिस तरह से जयपुर जो है फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, खास करके दिल्ली से 10 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई। इसके चलते 8 विमान जो है
हैं वो देरी से यहाँ से उड़े। और इसी तरह से ट्रेनों का भी है कि ट्रेनें भी जो हैं वो देरी से चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से दुर्घटनाओं का जो अंदेशा बना रहता है उसको देखते हुए भी जो है ट्रेनें काफ़ी धीमी गति से या उन्हें रोक रोक कर चलाया जा रहा है। इसके अलावा सड़क मार्ग की अगर हम बात करें तो कल मैं आपको बताऊं माजिद कि इस कोहरे के चलते नीमराणा और बहरोड के पास काफ़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 2 ट्रक आपस में जो है भिड़ गए, उनमें आग लग गई। आधा दर्जन जो छोटी गाड़ियां थी वो आपस में भिड़ गईं, दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। मौके पर फायर ब्रिगेड को भेजना पड़ा, पुलिस मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची। तो ऐसे में इस समय सर्दी ने जो है वो आम जनजीवन को जो है अस्त व्यस्त कर रखा है। इसके अलावा अगर तापमान की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम तापमान में कुछ जिलों में जो है, खास करके जयपुर और उसके आसपास के कुछ जिले हैं, उसमें भले ही 1 डिग्री या 1.5 डिग्री का इजाफा हुआ है, लेकिन सर्दी से राहत जो मिलने की बात अगर हम सर्दी से राहत नहीं मिल रही। सचिन आप बने रही हमारे साथ। हम चलते हैं जोधपुर, जहां पर चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, ये बताइए कि सर्दी का सितम जारी है, कोहरे का कोहराम लगातार जारी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, तो अभी कब तक राहत मिलने वाली है? और सबसे बड़ी चीज है कि जो स्कूली बच्चे हैं, अभी तो बंद चल रहा था, तो क्या अब प्रशासन क्या स्कूल बंद होने की जो है मियाद बढ़ाएगी? जी माजिद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से सबसे बड़ी जो समस्या है वो बच्चों के लिए है। जैसे ही आज छुट्टियां खुली है, बच्चों के लिए सर्दी में, इस ठिठुरती सर्दी में जो स्कूल जाना उनके लिए एक मुसीबत बना हुआ है। अगर बात करें, ये मौसम जो है वो बड़ा ही अलग तरह का मौसम है। सुबह यहाँ पे कड़ाके की ठंड रहती है, तो दोपहर दिन भर जो है गाड़ी में AC चलाना पड़ता है। ये हालात रहते हैं। लगभग 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर का जो फर्क जो है अल सुबह और दोपहर के बीच, वो कहीं ना कहीं जो लोगों को जो देर सवेर उठते हैं उनको ये पता नहीं चलता कि जोधपुर शहर में आखिर सर्दी है कितनी। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो ये बीमार कर देने वाला मौसम है। लगातार स्वाइन फ्लू के मरीज यहाँ पे पाए जा रहे हैं, और इस सर्दी के चलते ही जो है स्वाइन फ्लू का कहर जो जोधपुर शहर में बढ़ता जा रहा है। कल की बात करें तो कल 25 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। और ये ठंड जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी मुसीबत बनी हुई है। किसानों को जो है उनके फसल खराब होने का अंदेशा भी सता रहा है। जी माजिद। जी चंद्रशेखर, आप बने रहिए। हम चलते हैं उदयपुर, चलते हैं जहां पर सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, अभी हमारी बात हो रही, चंद्रशेखर से बता रहे कि स्वाइन फ्लू का कहर भी बढ़ता जा रहा है। उदयपुर में किस तरह के हालात हैं और सर्दी का सितम किस तरह से है, कब राहत मिलने वाली है? देखिए माजिद, लेक सिटी उदयपुर में भी सर्दी का सितम पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। हालांकि 3-4 दिनों में कहीं के लगातार तापमान में जो है वृद्धि हो रही है। अभी अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री तक पहुंच चुका है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। तो कहा जा सकता है कि नए साल से कहीं न कहीं सर्दी का असर जो है उदयपुर में कम हुआ है। और खास बात ये कि हालांकि यहाँ अभी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, तो उसका असर स्वाइन फ्लू पर भी कहीं देखने को मिल रहा है। बात की जाए स्वाइन फ्लू की, तो अभी तक यहाँ पर कल 2 पेशेंट स्वाइन फ्लू के सामने आए। इससे पहले 2 दिन पहले 3 पेशेंट यहाँ पर सामने आए थे। तो यानी कहा जा सकता है कि लगातार यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो रही है। जो तापमान तकरीबन 2 डिग्री तक पहुंच गया था, वो तापमान अब कहीं लगभग 7 डिग्री के आसपास चल रहा है। उससे कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। इसके साथ ही स्वाइन फ्लू पर इसका असर कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, तापमान में कमी होती है, तो ये वायरस जो है वो तेजी से फैलता है। तो कहीं राहत भरी खबर है उदयपुर से कि सर्दी का असर कम हुआ है, तो बीमारियों पर भी इसका असर कहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर आप बात करेंगे तो अब जो है धीरे धीरे आजकल से जो है स्कूलों की शुरुआत होने वाली है। ननिहाल आज से या कल से स्कूल, कई निजी स्कूल हैं वो शुरू हो जाएंगे, तो स्कूल के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर उदयपुर में जो है अब 7 डिग्री तापमान है और अब धीरे धीरे जो है लोग सर्दी से राहत महसूस करने लगे। जी सतीश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो उदयपुर से सतीश शर्मा और जोधपुर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े थे, जबकि जयपुर से सचिन शर्मा हमारे साथ थे, अपडेट दे रहे थे वहां से। और तो लगातार सर्दी का सितम जारी है। कोहरे से कई जगह एक्सीडेंट की खबरें आई हैं। स्वाइन फ्लू का भी कहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि उससे डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों से सलाह लेने की जरूरत है, उन्हें दिखाने की जरूरत है और तमाम जतन किए जा रहे हैं सर्दी से बचने के। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर मामले में अहम सुनवाई करेगा। पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने इस केस की नियमित सुनवाई मामले में अहम फैसला दिया था। इसके बाद सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई थी। राम मंदिर पर सुप्रीम सुनवाई।
7 दशक के लंबे वक्त से चल रहे राम मंदिर निर्माण का मामला अब अहम मोड़ पर खड़ा है। 70 साल में पीढ़ियां बदली, लेकिन इस विवाद का हल नहीं निकल सका। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां इस अहम केस की सुनवाई होगी। ये सुनवाई अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस केस में 3 मुख्य पक्ष रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। इन तीनों पक्ष का 2.77 एकड़ जमीन पर दावा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 सितंबर 2010 को तीनों पक्षों के बीच 2.77 एकड़ जमीन बराबर हिस्से में बांटने का फैसला दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 8 फरवरी 2018 से दीवानी सुनवाई शुरू हुई। अदालत में सुनवाई के साथ साथ कोर्ट से बाहर भी इसके लिए प्रयास जारी हैं, तो इस मुद्दे पर सियासत भी होती रही है। साल के पहले दिन अपने इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण में देरी के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाए। वहीं पीएम ने कानूनी प्रक्रिया से पहले अध्यादेश लाने की किसी संभावना से भी इनकार कर दिया। पीएम ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया खत्म होने के बाद सरकार जरूरी कदम उठाएगी। तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और केंद्र सरकार के कई मंत्री सुप्रीम कोर्ट पर जल्द सुनवाई का दबाव बना रहे हैं। हालांकि जहां पीएम कानूनी प्रक्रिया के हिमायती हैं, वहीं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जल्द मंदिर निर्माण के लिए दबाव बना रहा है। आरएसएस के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसाबले का दावा है कि जनता सरकार से उम्मीद करती है कि वो राम मंदिर पर किए गए वायदे को पूरा करे। आरएसएस ने बीजेपी को 2014 लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल राम मंदिर निर्माण के मुद्दे की भी याद दिलाई है। तो विश्व हिंदू परिषद का तर्क है कि हिंदू समुदाय अनंत काल तक राम मंदिर निर्माण का इंतजार नहीं कर सकता। परिषद की मांग है कि मोदी सरकार इस मामले पर संसद में कानून लाए। हालांकि कुछ संगठन अभी भी आपसी सहमति से राम मंदिर निर्माण के हिमायती हैं और इस बारे में पहले कई बार कोशिशें भी हुई हैं। कहना गलत नहीं होगा कि लंबे वक्त से कोर्ट कचहरी में अटक रहे राम मंदिर निर्माण का मामला 2019 में देश का सबसे बड़ा मुद्दा साबित होगा, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जहां मंदिर निर्माण का जोर रहेगा तो सरकार पर भी इस मामले में जल्द ही कुछ करने का भारी दबाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी ने मिशन 2019 की तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में फतह के लिए बीजेपी ने मिशन 25 का लक्ष्य रखा है। (2019) के लिए कसी कमर। बीजेपी ने शुरू किया मिशन 25। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया प्लान। सांसदों के संग बैठ बनाई प्लानिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। सभी सांसदों को दिया टारगेट। मिशन 25 को कामयाब बनाने का मिला टारगेट। 3 राज्यों में सरकार गंवाने के बाद बीजेपी अब मायूसी को दूर करने में जुट गई है। पार्टी नई रणनीति के साथ इस बार मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में फतह के लिए एक बार फिर से प्रदेश के सभी 25 सीटों के लिए मिशन 25 का लक्ष्य रखी है। हम 25 की 25 लोकसभा जीतने का इतिहास पुनः दोहराने के लिए किस तरह से जुट सकते हैं, इसके बारे में सबने चर्चा की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अगले 2 माह तक चुनाव और चुनाव के प्रचार के एक नैरेटिव क्रिएट करने की कल्पना की है कि इस बैठक में इसी एक दृष्टिकोण पर सबने साथ बैठ करके विचार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश के सभी सांसदों से मिशन 25 पर युद्ध स्तर पर काम में जुट जाने को कहा और ये भी संकेत दिए कि आने वाले समय में कई संगठनात्मक बदलाव किए जाएंगे। हम पार्टी के स्तर पर सांगठनिक दृष्टिकोण से किस तरह से चुनाव के दृष्टिकोण से काम कर सकते हैं, संगठन को किस तरह से और बेहतर तरीके से जो है नियोजित कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा का भाव भरते हुए उनको और किस तरह से नियोजित कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा। बीजेपी ने मिशन 2019 की तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठक में सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को विजयी होने का मंत्र मिला, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस किसान मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी को ही
हथियार बना रही है। दिल्ली से अभिषेक आढ़ा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो साल शुरू होते ही बीजेपी मिशन 2019 में जुट गई है। लोकसभा में फतह के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है और जीत की उम्मीद पीएम मोदी के सेंचुरी से है। देखिए रिपोर्ट। मिशन दिल्ली में जुटी बीजेपी, पीएम मोदी लगाएंगे रैलियों का शतक, 20 राज्यों में करेंगे चुनावी रैलियां, पंजाब से जीत के प्लान का आगाज। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अभी से जुट गई है। और बाकायदा बीजेपी ने प्लान भी तैयार कर लिया है। इस बार भी बीजेपी मोदी मैजिक के भरोसे ही दिल्ली फतह का प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी ने आम चुनाव के ऐलान से पहले जीत का प्लान तैयार किया है। ये देश बदला जा सकता है, जिसके मुताबिक पीएम मोदी 20 राज्यों में 100 रैलियां करेंगे और इसका आगाज पीएम मोदी ने पंजाब से कर दिया है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान, हर सपने, हर आकांक्षा, हर भावना को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता से जुटी है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति कर रही है। अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी देश भर में रैलियां करेंगे। आम चुनावों की घोषणा से पहले पीएम मोदी 100 रैलियां करेंगे। 20 राज्यों में होगी पीएम मोदी की रैली। मणिपुर, असम और झारखंड में 5 जनवरी को रैलियां होंगी। ओडिशा में 22 जनवरी को रैली करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद 24 जनवरी को बनारस में रैली होगी और इसी दिन पीएम मोदी कुंभ भी जाएंगे। साफ है, 3 राज्यों में कांग्रेस के हाथों मिली मात के बाद बीजेपी अभी से लोकसभा के लिए प्लान तैयार कर रही है ताकि दिल्ली पर मोदी का कब्जा बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत गुरुवार को बीजेपी के 7 मोर्चा की संयुक्त बैठक जयपुर में बुलाई गई, पर इसमें पहुंचने वाले पदाधिकारियों की संख्या कम रही। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, मोर्चे को जिम्मेदारी देने के साथ जोश फूंकने की कोशिश। बैठक में पहुंचने वाले पदाधिकारियों की संख्या रही कम। संगठन पदाधिकारियों ने ली 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक। विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए उसने अपने हरावल दस्ते यानी अग्रिम मोर्चे में नया जोश भरने के लिए संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आम जनता तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई। पर बैठक में पहुंचने वाले पदाधिकारियों की संख्या काफी कम रही। जो कार्यक्रम हम तय करने वाले हैं उसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से तय हुए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होंगे जो पूरे राष्ट्र में एक साथ चलेंगे, और दूसरे पूरे राष्ट्र में सभी मोर्चों को अलग अलग कार्यक्रम दिए हैं, उसकी तैयारी विशेष तौर पे मोर्चे करेंगे। और तीसरे, हमने 2-2, 3-3 लोकसभाओं को जोड़ करके पार्टी ने एक क्लस्टर योजना तैयार की है। उस क्लस्टर योजना के अपने एक कार्यक्रम अलग से होंगे। कार्यक्रम में मंच पर लगाए गए बैनर पोस्टर से प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी और वसुंधरा राजे का चित्र गायब होना भी कार्यक्रम में चर्चा का विषय बना रहा। भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल जी उपाध्याय दोनों का चित्र वहाँ पर है, अटल जी का चित्र है, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चित्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वैचारिक दल है और संगठनों के कार्यक्रम में उस वैचारिक दल के आधार पर हम अपने विषय को बढ़ा रहे हैं। 2 सत्रों में हुई इस कार्यशाला को पार्टी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत ने संबोधित किया।
उद्घाटन सत्र में बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी शामिल हुए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बात चुनाव में बन चुके जीत का मंत्र कर्ज माफी की कर लेते हैं। जिस कर्ज माफी ने कांग्रेस को संजीवनी दी है, अब इस संजीवनी का इस्तेमाल पार्टी लोकसभा में करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी को हथियार बनाकर केंद्र सरकार पर हमला बोलेगी। 9 तारीख को राहुल की होने वाली रैली में पार्टी कर्ज माफी को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बनाएगी। दो हाथ को तैयार हैं राहुल गांधी। सरकार बनने के बाद कांग्रेस की पहली बड़ी रैली, किसान रैली को करेंगे संबोधित। 9 जनवरी को प्रदेश दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कर्जा माफी के बाद प्रदेश में किसान की बड़ी रैली। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान की कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस पार्टी अब किसानों के जरिए लोकसभा चुनाव की नैया पार लगाने की तैयारी में है। कर्ज माफी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब किसानों को आगामी चुनावों में अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनवरी को प्रदेश दौरे पर आएंगे और जयपुर में एक विशाल किसान रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी किसानों और प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी का 1 दिवसीय दौरा राजस्थान का है और 9 तारीख को एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था उसको हमारी सरकारों ने तुरंत प्रभाव से लागू किया है और लाखों लाख किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ऋण माफ़ी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जो राहुल गांधी जी ने उठाया और मुझे कहते हुए गर्व है कि आज देश भर में अगर राष्ट्रीय राजनीति में किसान पहली बार केंद्र बिंदु बना है। भाजपा के शासन में 5 साल तक किसान की अनदेखी हुई। किसान और किसान की समस्याओं को लेकर आज देश भर में जो व्यापक चर्चा हो रही है, जो उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा माफ़ी की घोषणाएं करी हैं, उससे एक उम्मीद जगी है किसानों के अंदर। और प्रदेश के किसान राहुल गांधी जी का, कांग्रेस की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। किसान रैली में राहुल गांधी केंद्र से किसानों की कर्ज माफी की मांग उठाएंगे। कांग्रेस की किसान रैली जयपुर में होगी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रैली में लाखों की संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया है। तारीख को राजस्थान जयपुर राहुल गांधी जी आएंगे और कल दिन में जो अलग अलग विकल्प हमारे सामने हैं कि सभा कहाँ पे करनी है, प्रशासन से, सरकार से, बाकी अधिकारियों से बात कर कार्यकर्ताओं का फीडबैक हमने लिया। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज यहाँ पर मौजूद थे और 9 तारीख की मीटिंग के लिए हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है और लाखों की तादाद में प्रदेश भर के किसान यहाँ पर एकत्रित होंगे। 2 मुद्दे रहेंगे। पहला तो कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद देंगे कि जिस मुखरता से और जिस आक्रामक रूप से उन्होंने किसानों की बात को रखा, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि किसान को चुनावी मुद्दा बनाकर उनकी उम्मीद को दोबारा जगाया जा सकता है। और कांग्रेस की सरकारों ने, तीनों मुख्यमंत्रियों ने, तीनों राज्य की सरकारों ने जो ऋण माफ़ी करी है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। अब सवाल ये है कि केंद्र में बैठे जो लोग हैं, जो सत्ता में आसीन है पिछले 5 साल से, प्रधानमंत्री जी और भाजपा, क्या वो किसानों के प्रति वो सहानुभूति रखते हैं जो 5 साल तक वो दुहाई देते आए हैं। विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत और किसानों से किए गए वादे को पूरा करने से उत्साहित कांग्रेस इस किसान रैली के जरिए आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपने सियासी समीकरण साधेगी। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसान रैली की संभावना जताई जा रही है। जयपुर से गोवर्धन की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के कर्ज माफी वाले कदम को छलावा करार दिया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को धोखा दे रही है। देखिए, कर्ज माफी का छलावा देकर के जिस तरह से कांग्रेस ने कुछ प्रतिशत वोटों को लेने का काम किया है। बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। प्रदेश में पांव पसार चुके स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लोगों को स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर डॉक्टरों से परामर्श लेने की अपील की है।
प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसके लिए विभाग ने तमाम जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के नमूनों को इकट्ठा कर मेडिकल कॉलेजों में भेजकर तत्काल जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिकली टूरिज्म से आए हैं या इसके जो कारण रहते हैं हर साल, उन कारणों से है, लेकिन बेसिकली आज हमारे सामने चुनौती है कि इसको कंट्रोल करना है। एक भी आदमी की मौत नहीं हो राजस्थान में, उसको सुनिश्चित करना है। ये जो कारण है इन पे तो हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन जो प्रभावित हो चुके हैं उनकी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ये डिपार्टमेंट की पहली प्राथमिकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की जांच और उपचार के लिए अलग से आउटडोर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। हमने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि राजस्थान में एक भी कैजुअल्टी नहीं हो, टाइम पे इलाज हो, लेकिन इसके लिए मरीजों को भी टाइम पे आके चिकित्सा का परामर्श लेना होगा। फिलहाल जोधपुर, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर जैसे जिलों में राज्य स्तरीय अधिकारियों को स्वाइन फ्लू की मॉनिटरिंग के लिए भेजा गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के स्वाइन फ्लू के रोकथाम के लिए उठाए गए तमाम जरूरी कदम के साथ लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब सिडनी टेस्ट की, जहां पर भारत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। पुजारा दोहरे शतक के करीब पहुंच चुके हैं। 181 रन बनाकर क्रीज पर पुजारा बने हुए हैं। 5 विकेट पर 400 के करीब पहुंची है टीम इंडिया। सिडनी में पुजारा का दमदार पंच। पुजारा के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हुए पस्त। लंच तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 389 रन। तो बड़े स्कोर की तरफ टीम इंडिया 181 रन पर क्रीज पर जमे हुए हैं पुजारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।